फिलॉसफी फॉर लाइफ बुक समरी का भूमिका। क्या हो अगर एक शांत और मीनिंगफुल लाइफ का सीक्रेट 2000 साल पहले ही लिखा जा चुका हो। इस छोटी सी समरी में आप वो सिंपल प्रैक्टिकल लेसन सीखेंगे जिन्हें पुराने जमाने के थिंकर्स मुश्किल समय में डटे रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये ऐसे लेसन हैं जो आज की मॉडर्न थेरेपी की सिखाई बातों से भी मेल खाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आइडियाज आपकी डेली हैबिट्स को बदल सकते हैं, चिंता को काबू में कर सकते हैं और आपको ज्यादा क्लियर फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कैसे इसी फिलॉसफी ने एक स्लेव और एक एम्परर दोनों की मदद की और क्यों इसकी पावर आपके कामों से आती है, न कि आपके लक या आपके आसपास के लोगों से। मेरे साथ बने रहिए और आपको ऐसे क्लियर स्टेप्स पता चलेंगे जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल करके कम स्ट्रेस्ड महसूस कर सकते हैं, एक पर्पस के साथ काम कर सकते हैं और एक बेहतर लाइफ जीना शुरू कर सकते हैं। वेलकम टू फिलॉसफी हिंदी बुक समरी एपिसोड 7। इस एपिसोड में हम जिस किताब की सामग्री पर चर्चा करेंगे वह 2013 साल में प्रकाशित हुआ है। किताब का नाम है फिलॉसफी फॉर लाइफ एंड अदर डेंजरस सिचुएशंस। यह किताब का लेखक है जूलियस एवंस। फिलॉसफी फॉर लाइफ बुक समरी का चैप्टर 1। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने आइडियाज आज भी हमारी खुशी के बारे में सोच को कैसे आकार देते हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पुरानी फिलॉसफी और मॉडर्न साइकोलॉजी हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और स्टोइक्स जैसे फिलोसोफर्स ने जो सिखाया वो आज भी माइंड की साइंस में जिंदा है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी को ही ले लीजिए। यह इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली थेरेपी में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पुरानी फिलॉसफी से इंस्पायर्ड थी? स्टोइक्स का मानना था कि हमारा दुख घटनाओं से नहीं बल्कि हम उन्हें कैसे देखते हैं इस बात से आता है। रोमन फिलोसोफर एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, इंसान चीजों से परेशान नहीं होता बल्कि उनके बारे में अपनी राय से होता है। सदियों बाद इसी एक लाइन ने सीबीटी की नींव रखी। सीबीटी के एक पायनियर अल्बर्ट एलिस ने इसी आइडिया से एबीसी मॉडल बनाया। सबसे पहले आता है एक एक्टिवेटिंग इवेंट ए, फिर उस इवेंट के बारे में हमारा बिलीफ बी, यह तय करता है कि हम कैसा महसूस करते हैं, और आखिर में कॉन्सिक्वेंस सी, उसका इमोशनल नतीजा होता है। जैसे कि ड्राइविंग टेस्ट में फेल होना एक इवेंट है। यह मानना कि आप एक फेलियर हैं, यह आपका थॉट है। वर्थलेस महसूस करना उसका कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन अगर आप उस बिलीफ को बदल दें और फेलियर को ग्रो करने के मौके की तरह देखें तो इमोशंस भी बदल जाते हैं। अचानक फेलियर एक पनिशमेंट नहीं बल्कि एक टीचर बन जाता है। एरॉन बेक के एक स्टूडेंट सेलिगमैन ने इस बात को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने पूछा, क्या हो अगर ये आइडियाज सिर्फ मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए ही नहीं बल्कि सच्ची खुशी पाने के लिए भी हो? इसी से पॉजिटिव साइकोलॉजी का उदय हुआ। एरिस्टोटल के फ्लरिशिंग के विजन से इंस्पायर्ड यह हमारे बेस्ट पर जीने के बारे में है। फ्लरिशिंग का मतलब है ग्रो करना, मास्टरी के लिए कोशिश करना और एक पर्पस के साथ जीना। एरिस्टोटल ने कहा था कि असली खुशी कैरेक्टर और वर्च्यू से आती है। सेलिगमैन भी इस बात से सहमत है। जब हम हर दिन करेज, सेल्फ कंट्रोल और डिटर्मिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपना बेस्ट सेल्फ बनने के और करीब पहुंच जाते हैं। पुरानी समझ और मॉडर्न साइंस दोनों हमें याद दिलाते हैं, खुशी सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, यह स्ट्रॉन्ग, वाइज और पूरी तरह से जिंदा दिल बनने के बारे में है। फिलॉसफी फॉर लाइफ बुक समरी का चैप्टर 2। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी कुछ बातें आज भी इतनी पावरफुल क्यों लगती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरानी फिलॉसफी सिर्फ आइडियाज के बारे में नहीं थी, ये जीने का एक पूरा तरीका था। मॉडर्न थेरेपी से अलग, जिसका गोल आमतौर पर शॉर्ट टर्म होता है, पुरानी फिलॉसफी को पूरी जिंदगी, हर एक दिन प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया था। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी को ही ले लीजिए। ये सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन या पीटीएसडी जैसी मेंटल स्ट्रगल्स को ठीक करने के लिए कमाल की है, आमतौर पर लगभग 16 हफ्तों में। लेकिन पुरानी फिलॉसफी इससे भी गहरी है। ये आत्मा के लिए एक लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग है, एक ऐसी प्रैक्टिस जो किसी इंसान और यहाँ तक कि समाज को भी पूरी तरह से बदल सकती है। फिलोसोफर्स ने सिर्फ पर्सनल इंप्रूवमेंट ही नहीं सिखाया,
उन्होंने पॉलिटिक्स, जस्टिस और आइडियल सोसाइटी के बारे में भी आइडियाज दिए। जैसे कि प्लेटो ने कल्पना की थी कि फिलोसोफर किंग्स समझदारी से स्टेट पर राज करेंगे। एरिस्टोटल का मानना था कि हर किसी को पूछना चाहिए एक अच्छी सोसाइटी क्या है, और फेयरनेस और प्रॉस्पेरिटी पर सोचना चाहिए। पुरानी फिलॉसफी ने जिंदगी के सबसे बड़े सवालों को भी एक्सप्लोर किया, जैसे यूनिवर्स में हमारी जगह, दिव्यता का नेचर और खुद जिंदगी का मतलब। स्टोइक्स का मानना था कि यूनिवर्स रीजन से चलता है, इसलिए इंसानों को दुनिया के साथ हार्मनी में रहने के लिए रैशनली काम करना चाहिए। एपिक्यूरियंस जिंदगी को मटेरियल और फाइनाइट मानते थे, इसलिए उन्होंने हमारे पास जो थोड़ा समय है उसे एंजॉय करने पर फोकस किया। अपने मतभेदों के बावजूद सभी पुराने फिलोसोफर्स एक बात पर सहमत थे। फिलॉसफी एक लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन है जिसमें लगातार एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो आज हम इससे क्या सीख सकते हैं? मॉडर्न थेरेपी हमें शॉर्ट टर्म में बेहतर महसूस करने के लिए क्विक टूल्स देती है, लेकिन पुरानी फिलॉसफी हमें सिखाती है कि गहराई से सोच समझकर और पूरी तरह से कैसे जिया जाए। ये हमें अपनी जिंदगी को एक पूरे के रूप में देखने, अपने कैरेक्टर को आकार देने और हर दिन एक अच्छी जिंदगी का लक्ष्य रखने के लिए कहती है। अगर हम इन पुराने लेसन्स को मॉडर्न इनसाइट्स के साथ मिला दें तो हमें सिर्फ सर्वाइव करने का ही नहीं बल्कि थ्राइव करने का भी एक रोड मैप मिलता है। पुरानी फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ दर्द से बचने से कहीं बढ़कर है। यह हर दिन हर तरह से अपना बेस्ट सेल्फ बनने के बारे में है। फिलॉसफी फॉर लाइफ बुक समरी का चैप्टर 3। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने ज़माने में लोग अकल्पनीय मुश्किलों का सामना कैसे करते थे और फिर भी स्ट्रांग बने रहते थे? पुराने ग्रीस और रोम के स्टोइक्स वे पहले लोग थे जिन्होंने मुश्किलों पर काबू पाने की आर्ट को एक पूरी फिलॉसफी में बदल दिया, स्टोइसिज्म। और हम यहाँ टूटे हुए फ़ोन या खोए हुए पालतू जानवर जैसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहे हैं। स्टोइक्स ने गुलामी, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और पूरे एम्पायर चलाने जैसी चीज़ों का सामना किया था। तो वे इसे कैसे हैंडल करते थे? स्टोइक्स का मानना था कि हमें सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हम नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि रेप्यूटेशन, हेल्थ और वेल्थ अक्सर उन चीज़ों पर निर्भर करती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, जैसे मार्केट या आपके बॉस के फैसले। लेकिन आपके थॉट्स, रिएक्शंस और माइंडसेट वे पूरी तरह से आपके हैं और आपकी असली पावर वही है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली जाती है। आप इकोनॉमी पर गुस्सा कर सकते हैं, अपने बॉस को ब्लेम कर सकते हैं या लाचार महसूस कर सकते हैं, या आप स्टोइक रास्ता अपना सकते हैं। जो हुआ उसे एक्सेप्ट करें, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें और अपना अगला स्टेप प्लान करना शुरू कर दें। फ्रस्ट्रेशन अक्सर रियलिटी से नहीं बल्कि अनरियलिस्टिक उम्मीदों से आती है, जैसे यह सोचना कि आपकी नौकरी हमेशा के लिए रहेगी। स्टोइक्स खुद को लगातार जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों की याद दिलाते थे, जिससे उन्हें इमोशनली स्थिर रहने में मदद मिलती थी। मशहूर रोमन स्टेट्समैन सेनेका ने तो यह भी सुझाव दिया कि हमें नियमित रूप से दुख, हार और मौत के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करने से जब जिंदगी हमें जोर का झटका देती है तो हम मेंटली तैयार रहते हैं। माइंड की स्टोइक ट्रेनिंग काफ़ी हद तक बॉडी की ट्रेनिंग जैसी ही है। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और फोकस लगता है। वे इसकी तुलना ओलंपिक गेम्स की तैयारी से करते थे, और जैसे एथलीट्स अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं वैसे ही स्टोइक्स जर्नल्स रखते थे। हर रात वे लिखते थे कि उन्होंने दिन में कैसे एक्ट किया, उन्होंने क्या अच्छे से कंट्रोल किया और वे कहाँ चूके। इस आदत ने उनके माइंड को तेज किया और समय के साथ उनके रेजिलियंस को मजबूत किया। तो अगली बार जब जिंदगी आपके सामने कोई मुश्किल खड़ी करे तो स्टोइक्स को याद रखिएगा। रियलिटी को जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट करें, उस पर फोकस करें जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और हर मुश्किल को ग्रो करने के एक मौके की तरह इस्तेमाल करें। जिंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। फिलॉसफी फॉर लाइफ बुक समरी का चैप्टर 4। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर अपनी खुशी को टालते क्यों हैं? हम खुद से कहते हैं जब मुझे वो प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब उस बड़ी ट्रिप के लिए मेरे पास काफ़ी पैसे होंगे तब मैं ज़िंदगी एंजॉय करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि प्रेजेंट मोमेंट ही वो एकमात्र समय है जो हमारे पास सच में है। यही बात पुराने ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरस ने हमें सिखाई थी।
एपिक्यूरस प्लेजर से भरी जिंदगी में विश्वास करते थे, लेकिन वैसा प्लेजर नहीं जैसा लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। कभी ना खत्म होने वाली पार्टीज और इंडल्जेंस के मिथ्स को भूल जाइए। एपिक्यूरियन प्लेजर रैशनल और थॉटफुल होता है। ये अच्छे दोस्तों के साथ जिंदगी को एंजॉय करने, सिंपल खुशियों को अप्रिशिएट करने और पूरी तरह से प्रेजेंट रहने के बारे में है। यह हर पल का मजा लेने और दर्द की गैर मौजूदगी को एक गिफ्ट के रूप में पहचानने के बारे में है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो अभी अभी एक कार एक्सीडेंट से बचा हो, उसे अचानक महसूस होगा कि जिंदगी खुद कितनी कीमती है। एपिक्यूरस कहते हैं कि जिंदा होने का यह एहसास सबसे बड़े प्लेजर्स में से एक है। एपिक्यूरस ने हमें इरेशनल प्लेजर्स से बचने के लिए भी सिखाया। स्मोकिंग, ओवरईटिंग या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागना शायद उस पल में अच्छा लगे, लेकिन लंबे समय में ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी ओर रैशनल प्लेजर शॉर्ट टर्म खुशी को लॉन्ग टर्म वेल बीइंग के साथ बैलेंस करता है। ये ऐसे चॉइसेस लेने के बारे में है जो टिकाऊ खुशी लाएं, न कि टेम्पररी हाइज। एपिक्यूरस का एक और ज़रूरी आइडिया यह है कि हमें पास्ट में नहीं अटके रहना चाहिए। पुरानी चोटें, पछतावे या बुलीज अब हमें प्रभावित नहीं कर सकते, वे जा चुके हैं। और हमें जज करने के लिए कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, इसलिए किसी काल्पनिक फ्यूचर के लिए दुख उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है कि हम यहाँ और अभी में पूरी तरह से जिएं। एपिक्यूरस हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी छोटी है, हमारे पास इसे एंजॉय करने के लिए बस कुछ ही साल हैं और हर पल मायने रखता है। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे फ्यूचर में ढूंढा जाए या पास्ट से खोद कर निकाला जाए। यह यहीं है, प्रेजेंट में हमारा इंतज़ार कर रही है। तो अभी एक सांस लीजिए, अपने चारों ओर देखिए और इस बात को अप्रिशिएट कीजिए कि आप जिंदा हैं। यह सिंपल रिकॉग्निशन, सिर्फ मौजूद होने की खुशी ही एपिक्यूरियन विजडम का सार है। यह एक रैडिकल चॉइस है, दुखी होने के कारण ढूंढने के बजाय आज खुश रहना। फिलॉसफी फॉर लाइफ, बुक समरी का चैप्टर 5। क्या आपने कभी स्पेस से पृथ्वी की तस्वीरें देखी हैं और महसूस किया है कि हम सच में कितने छोटे हैं? पुराने ज़माने के पाइथागोरियंस ने भी हजारों साल पहले कुछ ऐसा ही किया था। वे अपनी रोज़ की परेशानियों से पीछे हटने और ज़िंदगी को एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से देखने के लिए व्यू फ्रॉम अबव की प्रैक्टिस करते थे। इस व्यू पॉइंट से हमारी छोटी छोटी चिंताएं, जैसे कि एक छूटा हुआ रेज या एक टूटी हुई हार्ड ड्राइव, अचानक बहुत छोटी और अनइम्पॉर्टेंट लगने लगती है। पाइथागोरियंस का मानना था कि हमारी ज़िंदगी को इस बिग पिक्चर एंगल से देखने से माइंड शांत हो सकता है और दुख कम हो सकता है। उन्होंने महसूस किया कि ज़िंदगी एक अंतहीन यूनिवर्स में बस लाइट की कुछ चमक जैसी है। आपकी एंग्जाइटीज़, ईगो और डेली ड्रामास जब इटर्निटी से कंपेयर किए जाते हैं तो अपनी पावर खो देते हैं। वे मुश्किल समय में अपने थॉट्स को गाइड करने के लिए मेमोराइज्ड मैक्सिम्स यानी छोटे मीनिंगफुल फ्रेजेस का भी इस्तेमाल करते थे। सफरिंग इज इनएविटेबल या एक्सेप्ट वॉट यू कैन नॉट चेंज जैसे मैक्सिम्स को तब तक रिपीट किया जाता था जब तक वे ऑटोमेटिक न हो जाए। यहाँ तक कि एक युद्ध में या पूरे शहर में आग लगने पर भी ये फ्रेजेस उन्हें रैशनल और शांत रहने में मदद करते थे। मॉडर्न साइकोलॉजी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी में बहुत ही सिमिलर अप्रोच का इस्तेमाल करती है। सीबीटी आपके सिर के अंदर की इनर वॉइस पर ध्यान देती है, यानी जिस तरह से आप इवेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं। कभी कभी यह इनर वॉइस आपसे झूठ बोल सकती है, आपको वर्थलेस या फेलियर कह सकती है। सीबीटी आपको इन मिस इंटरप्रिटेशंस को आई डिजर्व टू बी हैप्पी जैसे रैशनल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रिपीट करके ठीक करना सिखाती है। समय के साथ ये फ्रेजेस आपके माइंड में बसे नेगेटिव थॉट्स की जगह ले लेते हैं। इस टेक्निक को डिस्टेंसिंग कहा जाता है। यह लोगों को छोटे मोटे सेटबैक्स पर कैटास्ट्रोफाइज करना बंद करने में मदद करती है। वो टूटी हुई हार्ड ड्राइव यूनिवर्सल स्केल पर यह आपकी ज़िंदगी और पूरी दुनिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगली बार जब आप कोई गलती करें या स्ट्रेस महसूस करें तो खुद को उस बड़ी नीली पृथ्वी पर एक छोटे से डॉट के रूप में इमेजिन करने की कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी को ऊपर से देखें, एक बड़े पर्सपेक्टिव से, और खुद से पूछें, क्या यह सच में मैटर करता है? यह सिंपल सा शिफ्ट आपको शांत रहने, क्लियरली सोचने और जो सच में मैटर करता है उस पर फोकस करने में मदद कर सकता है। फिलॉसफी फॉर लाइफ बुक समरी का चैप्टर 6। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कुछ खास लोगों के आसपास रहकर ही ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं?
बेहतर सीखते हैं या ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं? इसका जवाब है रोल मॉडल्स। हम सब ने किसी न किसी को अपना आइडियल माना है, कोई दोस्त, पेरेंट या कोई सेलिब्रिटी भी। हम उनकी तरह बात करना चाहते थे, उनकी तरह कपड़े पहनना चाहते थे, उनकी तरह बनना चाहते थे। पुराने जमाने के फिलोसोफर्स भी ये जानते थे। प्लूटार्क, जो एक रोमन थिंकर थे, वे समझते थे कि हम जिन लोगों की नकल करते हैं वही तय करता है कि हम क्या बनते हैं। मॉडर्न साइंस ने भी इसे साबित किया है। साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंडूरा ने अपने फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि बच्चे वही कॉपी करते हैं जो वे देखते हैं। जिन बच्चों ने एक एडल्ट को डॉल को मारते देखा, उनके खुद भी उसे मारने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। यह दिखाता है कि हमारा एनवायरनमेंट और हमारे पीयर्स हमारी अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतों पर कितना असर डालते हैं। प्लूटार्क ने इस आइडिया का इस्तेमाल साइकोलॉजी के आने से बहुत पहले किया था। उन्होंने इसे एग्जाम्पलम या मोरल एग्जाम्पल कहा। महान लोगों की जिंदगी को स्टडी करके हम अपने खुद के मोरल कैरेक्टर को ट्रेन कर सकते थे। उनका मानना था कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए अच्छे बिहेवियर का मॉडल बनना चाहिए, और यहाँ तक कि जो लोग बहुत पहले मर चुके हैं वे भी हमें गाइड कर सकते हैं। इसीलिए प्लूटार्क ने पैरेलल लाइव्स लिखी, जिसमें उन्होंने अलेक्जेंडर ग्रेट और सीजर जैसे ग्रीक एंड रोमन हीरोज को कंपेयर किया। वे चाहते थे कि रीडर्स कैरेक्टर की सबसे अच्छी बातों को देखें और उसे अपनी जिंदगी में अपनाएं, और उनके आइडियाज आज भी काम करते हैं। लुई फेरांटे, जेल में बंद एक यंग गैंगस्टर, ने प्लूटार्क के साथ साथ नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल की बायोग्राफीज पढ़कर अपनी जिंदगी बदल दी। आज फेरांटे एक पब्लिश्ड ऑथर हैं और लिटरेसी के एडवोकेट हैं। तो यहाँ आपके लिए एक सवाल है, आप किसके साथ समय बिताते हैं? क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? क्या आपके आसपास के लोग आपकी आदतों और माइंडसेट को सबसे अच्छे तरीके से आकार दे रहे हैं? सही रोल मॉडल्स चुनना सिर्फ इंस्पायरिंग ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है। ये आपके एक्शंस, आपकी चॉइसेस और यहाँ तक कि आपकी डेस्टिनी को भी गाइड कर सकता है। प्लूटार्क हमें सिखाते हैं कि सही लोगों को ऑब्जर्व करके और उनकी नकल करके हम खुद के बेहतर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मोरली एक्सीलेंट वर्जन बन सकते हैं। अगली बार जब आप स्टक या अनश्योर महसूस करें तो महान लोगों की जिंदगी को देखें और खुद से पूछें, मैं क्या सीख सकता हूं और मैं किसकी तरह बनना चाहता हूं। फिलॉसफी फॉर लाइफ बुक समरी का चैप्टर 7। क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं यहाँ क्यों हूं? मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है? हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचे बिना ही अपने दिन गुजार देते हैं, लेकिन प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल के पास इसका एक क्लियर जवाब था। इंसान खुश रहने के लिए ही बने हैं। एरिस्टोटल का मानना था कि हमारी जिंदगी 3 की एलिमेंट्स के इर्द गिर्द डिजाइन की गई है: हैप्पीनेस, कम्युनिटी और रैशनैलिटी। हैप्पीनेस अल्टीमेट गोल है, वो चीज जिसके पीछे हम सिर्फ उसी के लिए भागते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि छोटे रोजमर्रा के चॉइसेस भी, अक्सर उसे पाने की एक कोशिश होती है। लेकिन सिर्फ हैप्पीनेस ही काफी नहीं है। एरिस्टोटल ने कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया। सच्ची हार्मनी और फुलफिलमेंट तभी मिलती है जब हम सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं और मिलकर काम करते हैं। और आखिर में रैशनैलिटी यानी सोचने, रीजन करने और रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी इंसानों को यूनिक बनाती है और हमें मीनिंगफुल तरीके से हैप्पीनेस पाने के लिए टूल्स देती है। एरिस्टोटल के लिए फुलफिल्ड लाइफ या यूडेमोनिया रैशनल थिंकिंग को वर्च्यूज के कल्टीवेशन के साथ मिलाने से आती है। लेकिन वर्च्यू क्या है? ये एक इमोशन या हैबिट है जिसे एक्सीलेंस तक डेवलप किया गया हो, एक्सट्रीम्स के बीच एक परफेक्ट बैलेंस। जैसे कि करेज, रैशनेस और कायरता के बीच का गोल्डन मीन है। जस्टिस, विजडम और ऑनेस्टी दूसरे वर्च्यूज हैं जिन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के जरिए प्रैक्टिस और टेस्ट किया जाना चाहिए। सिर्फ उनके बारे में पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। लेकिन यहाँ क्रूशियल पार्ट ये है, सिर्फ पर्सनल वर्च्यू से अच्छी जिंदगी नहीं बन सकती। एरिस्टोटल ने तर्क दिया कि सोसाइटी को खुद ह्यूमन फुलफिलमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। एजुकेशन, कल्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी इंडिविजुअल्स को अपने वर्च्यूज कल्टीवेट करने में मदद करने के टूल्स हैं। सिर्फ एक ऐसी कम्युनिटी में ही लोग सच में हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं जो ह्यूमन एक्सीलेंस को एनकरेज करती हो। आज भी एरिस्टोटल के आइडियाज मॉडर्न लीडर्स और थिंकर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनकी फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि अच्छी जिंदगी सिर्फ पर्सनल सक्सेस या पल भर के प्लेजर के बारे में नहीं है।
यह वर्च्यू को कल्टीवेट करने, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने और अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए रीजन का इस्तेमाल करने के बारे में है। तो अगर आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जो सच में फुलफिलिंग हो, तो अपने पर्पस पर रिफ्लेक्ट करने से शुरुआत करें। हर दिन अपने वर्च्यूज को प्रैक्टिस करें और इस बारे में सोचें कि आपकी जिंदगी आपके आसपास के लोगों से कैसे कनेक्ट होती है। एरिस्टोटल हमें बताते हैं कि हैप्पीनेस कोई सोलो जर्नी नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे हम रीजन, वर्च्यू और कम्युनिटी के साथ मिलकर बनाते हैं। फिलॉसफी फॉर लाइफ, बुक समरी का चैप्टर 8। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सरकार हमें खुश कर सकती है? हैरानी की बात है, कुछ सरकारें कोशिश कर रही हैं। वे नागरिकों को सपोर्ट करने के लिए साइकोलॉजी से इंस्पायर्ड वेल बीइंग की साइंस का इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम ने 6000 नए सीबीटी थेरेपिस्ट्स को ट्रेन करने के लिए 500 मिलियन पाउंड खर्च किए हैं। यूके के कई स्कूलों में अब सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग सिखाया जाता है, जिसमें सीबीटी की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बच्चों को अपने इमोशंस मैनेज करने में मदद की जाती है। यहाँ तक कि यूएस आर्मी ने भी इसे ट्राई किया। 2009 में उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन को कॉम्प्रिहेंसिव सोल्जर फिटनेस नाम का $125 मिलियन का एक प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए हायर किया। इसका गोल सोल्जर्स में रेजिलियंस बनाना और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को रोकना था। ये प्रोग्राम्स दिखाते हैं कि साइंस बेस्ड अप्रोचेस सोसाइटी को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन इसमें एक पेंच है। हैप्पीनेस और अच्छी जिंदगी को पूरी तरह से नंबर्स या क्वेश्चनियर्स से नहीं मापा जा सकता। ग्रेट ब्रिटेन में एक एक्सपर्ट कमेटी ने एक भी फिलोसोफर या आर्टिस्ट से कंसल्ट किए बिना हैप्पीनेस को डिफाइन करने की कोशिश की। यह एक खतरा दिखाता है। अगर सरकारें हैप्पीनेस का कोई एक साइंटिफिकली प्रूवन मॉडल थोपती हैं, तो हम अपने तरीके से जीने की आज़ादी खो सकते हैं। आज़ादी ज़रूरी है। सरकारों को हमें दखलंदाजी से बचाना चाहिए, लेकिन हमें यह तय करने की भी आज़ादी देनी चाहिए कि हम कैसे जिएं। रोज़ दावत खाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, भले ही यह सबसे हेल्दी ऑप्शन न हो। सरकार आपके लिए आपकी खुशी तय नहीं कर सकती। आखिरकार अच्छी जिंदगी हम पर निर्भर करती है। सरकारें हमें सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन वे हमारे लिए हमारी जिंदगी नहीं जी सकती। हमें अपने खुद के मोरल जजमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे पुराने ग्रीक लोग फ्रोनेसिस कहते थे। हर इंसान को इस पर सोचना चाहिए कि जिंदगी को क्या मीनिंगफुल बनाता है और अपने वेल बीइंग की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है बैलेंस। साइंस ऑफ वेल बीइंग सोसाइटी को गाइड कर सकती है, लेकिन हर इंडिविजुअल को अपना रास्ता खुद चुनना होगा। प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और एक्सपर्ट्स मदद कर सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस एक पर्सनल जर्नी ही रहती है। कोई भी सरकार चाहे कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, आपके लिए आपकी जिंदगी नहीं जी सकती। तो खुद से पूछिए, क्या आप किसी और के आपको खुश करने का इंतजार कर रहे हैं, या आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं? चॉइस आपकी है और सिर्फ आपकी। फिलॉसफी फॉर लाइफ, बुक समरी का निष्कर्ष। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इस टॉपिक पर कुछ किताबें या बुक समरी पढ़ लेना नहीं है। पुराने ग्रीक और रोमन फिलोसोफर्स हमें दिखाते हैं कि यह जीने का एक तरीका है, एक डेली प्रैक्टिस, जिसमें यह मुश्किल सवाल पूछना शामिल है कि हमें एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी दोनों के तौर पर कैसे जीना चाहिए। एक्शनेबल एडवाइस। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक्स। इस किताब से आपने एक बात साफ साफ सीखी, पुराने आइडियाज आज भी हमें बेहतर जीने में मदद करते हैं। आपने देखा कि कैसे सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, दी स्टोइक्स, एपिक्यूरस, पाइथागोरियंस और प्लूटार्क सब ने स्ट्रॉन्गर, कैमर और हैप्पियर बनने के सिंपल तरीके बताए। आपने यह भी देखा कि कैसे एपिक्टेटस के रीडर ऑल्बर्ट एलिस, सेलिगमैन, बंडूरा और लुई फेरांटे जैसे मॉडर्न थिंकर्स ने उन आइडियाज को थेरेपी और जिंदगी में इस्तेमाल किया। कि टेकअवेज, द स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि हम जो कंट्रोल कर सकते हैं उसी पर फोकस करें। एपिक्टेटस का आइडिया सीबीटी का बीज बना और एल्बर्ट एलिस ने उसे एबीसी मॉडल में बदल दिया। इवेंट, बिलीफ, कॉन्सिक्वेंस। सेलिगमैन ने पुराने आइडियाज को पॉजिटिव साइकोलॉजी में बदल दिया, जिसका मकसद असली ग्रोथ है, न कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर। एपिक्यूरस हमें खतरनाक शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे भागे बिना प्रेजेंट को एंजॉय करने की याद दिलाते हैं। पाइथागोरियंस का व्यू फ्रॉम अबव हमें छोटी चिंताओं को कम करने में मदद करता है। प्लूटार्क और बंडूरा अच्छे रोल मॉडल्स की पावर दिखाते हैं।
एरिस्टोटल हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी के लिए आदत और कम्युनिटी मैटर करती है। अब कुछ क्विक सिंपल एक्शंस जो आप आज रात ट्राई कर सकते हैं। एक छोटा जर्नल रखें और हर सुबह एक छोटे बदलाव को रिव्यू करें। एक ऐसे इंसान को चुनें जिसे आप एडमायर करते हैं और उसकी एक अच्छी आदत कॉपी करें। जब आप फेल हो तो उस थॉट को पहचानें और एक ज़्यादा काइंड बिलीफ ट्राई करें। एक गहरी सांस लें और अभी इसी वक्त एक सिंपल प्लेजर को नोटिस करें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ग्रेट जॉब। इनमें से कोई एक आइडिया एक हफ्ते के लिए ट्राई करें और देखें कि क्या बदलाव आता है।